क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 44 पे ध्यान लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स, प्रतिष्ठित है ना, विजिटर्स सेड दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर टू बी विद अस फॉर सम टाइम्स। उनको हमारे साथ है ना कुछ समय से रहने में बहुत अच्छा लगा। दैट द प्लेजर वॉज ऑल द ग्रेटर, और भी अच्छा लगा, बिकॉज हिज विजिट अफोर्डेड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्किंग, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच इमेंस एज अवर्स। एज का यूज किया जाता है दोस्तों किसके लिए? कंपैरिजन के लिए, है ना। अब कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस चीज़ का? अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच इमेंस। द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन में काम करने को, है ना, कंपैरिजन कर रहा है हमारे से नहीं होगा, क्या होगा? हमारे इंस्टीट्यूशन में काम करने से, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उनमें काम करने की जो, है ना, मतलब एक साथ कह सकते हैं वर्क प्रोफाइल से हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन के। तो अब ध्यान दीजिए कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है? वर्किंग कंडीशन की या वर्किंग का, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे विद द वर्किंग ऑफ आवर्स होना चाहिए। द वर्किंग ऑफ आवर्स, आवर्स का मतलब ये समझो कि आवर करके कुछ और लिखा होगा यहाँ पे, आवर इंस्टीट्यूशन हो सकता है ना। इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं, आवर इंस्टीट्यूशन, चाहे ये लिखो चाहे आवर्स लिख दो, एस लग जाएगा, तो इसका मतलब ही होता है कि ये इसमें इंक्लूडेड है, इंस्टीट्यूशन इसके में इंक्लूडेड है। अब क्यों, कैसे, इसको इससे लिखने से भी कंप्लीट क्यों माना जाता है, ये मैं आपको जब प्रोनाउन पढ़ाऊँगा तो डिटेल्स में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल यही समझिए। तो इसको क्या लिखेंगे, किस चीज़ से एज करके यूज किया, यानी कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन सेम टाइप के चीज़ों में होता है ना। तो द वर्किंग ऑफ होना चाहिए। अब द वर्किंग ऑफ नहीं लिख करके हम क्या करते हैं, देखिए आपको बताऊं, एक रूल है कि अगर कोई नाउन सेंटेंस में यूज किया गया है, अगर वही नाउन सेम उसी सेंटेंस में दोबारा यूज करने हैं, तो वो नाउन ना यूज करके प्रोनाउन यूज करते हैं उसी की जगह पे। जैसे मान लीजिए कि राम एक डॉक्टर है, वह बहुत अमीर है। अगर मान लीजिए राम बहुत अमीर है, तो राम को हम वह लिखते हैं ना, कि राम इज़ अ डॉक्टर एंड ही लिखते हैं, फिर से दोबारा राम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे उसका प्रोनाउन यूज किया जाता है। इसीलिए द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? द वर्किंग ऑफ आवर्स के जगह पे हम लिख सकते हैं कि दैट ऑफ। अब इसका कंपैरिजन के लिए सिंगुलर है ना, वर्किंग सिंगुलर है, तो दैट ऑफ आवर्स यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड, ये लिखा जाएगा कंपैरिजन के लिए। देखो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वहाँ पे तो 2 सेकंड का काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप तो वहाँ पे समझ जाओगे। अब आप इसको रूल में कहीं पे अगर लिखना चाहते हो तो करके लिख सकते हो कि दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के सेंस में। सेम टाइप की चीज़ों के कंपैरिजन के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। दोज ऑफ होता है दोस्तों जब प्लूरल कंपैरिजन हो, और दैट ऑफ जब होता है तब जब सिंगुलर कंपैरिजन हो। अब इसको और एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, है ना, रफ कर देता हूँ इसको। अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो आप पॉज करके इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब ये आपको बहुत बेसिक से समझाता हूँ छोटे एग्जांपल्स में, क्योंकि आपको रूल समझाना है ना। ये तो पूरी कहानी बस ऐसे ही दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इतनी बड़ा सेंटेंस। एक्चुअली में एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है? सीडीएस में आया है। सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। देखिए जब कहते हैं ना कि द ब्यूटी ऑफ आवर कॉलेज, सुंदरता मतलब आवर कॉलेज इज़ और क्या लिख सकते हैं? इज़ ग्रेटर मान लीजिए, ज़्यादा है, ग्रेटर दैन योर्स। योर्स का मतलब क्या है? जिस चीज़ के बारे में पहले बात किया जा रहा है हमारे, तो यही चीज़ के बारे में तुम्हारे बात किया जाएगा। हमारे कॉलेज, तो योर्स का मतलब यहाँ पे है दोस्तों योर कॉलेज। अंडरस्टूड, ये इसका ये मीनिंग ही है योर्स, इसी को शॉर्ट में हम योर्स लिखते हैं।
क्यों, कैसे, ये नाउन, जब प्रोनाउन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। अब मान लीजिए कि एक कंपैरिजन किया जा रहा है दैन करके, यहाँ पे एज लिखा है, मैंने दैन लिख दिया है, दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे योर्स यूज किया गया है, ये सही है कंपैरिजन। योर्स का मतलब क्या है, योर कॉलेज। कंपैरिजन क्या हमारे कॉलेज और तुम्हारे कॉलेज की हो रही है, नहीं, कंपैरिजन उसके ब्यूटी की हो रही है। जैसे यहाँ पे वर्किंग की कंपैरिजन हो रही है, इंस्टीट्यूशन की नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशन की नहीं है, उसके वर्किंग की हो रही है। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे इस नाउन की कंपैरिजन, इसकी कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, द ब्यूटी ऑफ योर्स लिख लो, या फिर योर कॉलेज, योर्स लिखोगे तो वही मीनिंग होता है। अब ब्यूटी हम दोबारा ना लिख करके ही, हम द ब्यूटी एक नाउन है, एक उसी सेंटेंस में नाउन से दोबारा लिखने से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, उसी का प्रोनाउन। उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पे मान लीजिए रहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, है ना, या द बिल्डिंग्स, जो प्लूरल होता है, मान लीजिए जब प्लूरल होता है तो यहाँ पे दोज ऑफ यूज हो जाता है। तो समझ में आ गया, दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज़ किया जाता है सेम टाइप्स के कंपैरिजन को शो करने के लिए। अंडरस्टूड गाइस? मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। रफ कर देते हैं। देखिए, मैं आंसर बता करके आगे निकल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ कि इसमें ये गलती है, ये नहीं, लेकिन वो गलती है तो क्यों है और कैसे सेंटेंस में उसको हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें, मतलब मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन कराने नहीं आया हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एज दैट ऑफ आवर्स यूज किया जाएगा दोस्तों, ये यूज होगा, ये गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में मैं ये पढ़ा रहा था, बट रिकॉर्डिंग वाला बंद हो गया था, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, है ना। और मेरे को लगा यार टाइम इतना हो गया, देखा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, मैं 47 तक पढ़ा दिया था और रिकॉर्डिंग देखा तो रिकॉर्डिंग ही बंद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़, मेरी विशेज़ भी उनको वापस भेज दीजिएगा, है ना, कृपया करके। बेस्ट विशेज़ बैक टू योर पेरेंट्स, बैक यूज़ नहीं करेंगे, कन्वे के साथ बैक यूज़ नहीं किया जाता है। किसके किसके साथ, कन्वे हो या रिटर्न हो, रीइम्बर्स हो, है ना, इनके साथ बैक का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इस तरह की गलतियाँ क्या क्या आ सकती हैं, ये मैं पूरे कंप्लीट बता देता हूँ। स्पाउस का मतलब क्या होता है, पति पत्नी, इसके मीनिंग में ऑलरेडी पति पत्नी है, तो इसके साथ कभी एग्ज़ाम में वाइफ आ जाए या हस्बैंड आ जाए, है ना, हस्बैंड, तो ये गलत होगा, क्योंकि उसका मीनिंग ही पति पत्नी होता है, तो उसके साथ हम ये नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए राम वॉज फिलिंग द फॉर्म इन द बैंक and he has to mention the name of his spouse wife। अब स्पाउस और वाइफ दोनों लिख दिया हमने, उसको सिर्फ क्या लिखना चाहिए, he has to mention, है ना, the name of his spouse। स्पाउस का मतलब ही हो गया वो अपनी पत्नी का नाम, तो उसके साथ वाइफ ही लिखना गलत होगा। ऐसे और भी कंसोर्ट वर्ड आता है, कंसोर्ट, कंसोर्ट के साथ भी वाइफ और हस्बैंड नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसकी मीनिंग यही होती है। अंडरस्टूड? कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर यूज नहीं किया जाता है, सबको ही पता होगा, बहुत मल्टीपल टाइम्स हमने देख लिया होगा ये। और एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चंस ध्यान दीजिए, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट, अस्पष्ट, ए है ये एम्बिगुअस, अस्पष्ट, तो अनक्लियर इसके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग में ही ये है। या अनसर्टेन भी इसके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इसकी मीनिंग में ही है, अनसर्टेन, है ना, ये सब चीज़ें यूज नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एरर इस तरह से भी मिल सकते हैं जिसमें वोकैबलरी की गलती होगी। अंडरस्टूड? टीचिंग लाइन, जैसे कभी कभी एग्जाम्स में दे देता है टीचिंग लाइन, माय ब्रदर इज इन टीचिंग लाइन, है ना, एंड हिज सैलरी इज़ वेरी, है ना, मीगर, मीगर का मतलब कम। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखिएगा, तो टीचिंग कोई लाइन नहीं होती, टीचिंग प्रोफेशन होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अंडरस्टूड? चलिए रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैक यूज नहीं करेंगे,
बल्कि वहाँ पे कुछ यूज ही नहीं होगा। कन्वे का मतलब ये होता है उनको दे दीजिएगा, है ना, तो बैक यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द कॉल ऑफ सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। इसे ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक रूल बताया था पहले भी, नाउन फिर कोई प्रेपोजिशन आ जाए और फिर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वर्ब जो यूज की जाएगी वो इस नाउन के पहले के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, अकॉर्डिंग टू नाउन यूज की जाएगी। इसके पहले ये प्लूरल हो सिंगुलर हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो इसमें वर्ब यूज होगी ध्यान दीजिएगा वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी। द कॉल क्या है, सिंगुलर है, कॉल क्या है, सिंगुलर नाउन है, और हैव यूज किया यहाँ पे। द कॉल ऑफ सीज, यहाँ पे सीज लिखा है ना, तो मतलब समुद्रों की, है ना, समुद्रों की गरजाहट या समुद्रों का पुकार या है ना बुलावा, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। तो हैव नहीं होगा, क्या होगा तो दोस्तों, क्योंकि कॉल क्या सिंगुलर है तो हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ ऑलवेज फाउंड एन इको इन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर मुंबई, मुश्किल से ही मुंबई के लिए निकला था, वेन माई सन हु इज सेटल्ड इन कोलकाता अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, है ना, मुश्किल से ही मैं मुंबई के लिए निकला था कि मेरा बेटा जो कोलकाता में सेटल्ड है पहुंच गया मेरा बिना मेरे को है ना पूर्व अनुमान, क्या बोलते हैं यार, प्रायर इन्फॉर्मेशन का मतलब कि बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही वहाँ पहुँच गया। शुद्ध हिंदी मेरी थोड़ी खराब ही है, इतनी बहुत अच्छी नहीं है, बट आप इंग्लिश टू इंग्लिश में मेरे को बोल लोगे तो मैं एक वर्ड के 10 मीनिंग बता दूंगा। देखिए दोस्तों, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, एरर। तो एक रूल आपको बताता हूँ, है ना, काफ़ी बार पहले भी बताया हूँ मैंने कहा ना कि एग्ज़ाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। कभी एग्ज़ाम अगर में ध्यान देना, हार्डली से स्टार्ट होता है सेंटेंस या हार्डली यूज किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट हो इसी से, हार्डली, स्कार्सली, ये ऐसे एडवर्ब हैं, इनके साथ व्हेन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, व्हेन का, इसके साथ भी व्हेन का यूज किया जाता है। फिर एक दूसरा सेंटेंस, ये कंजक्शन है, ध्यान देना, व्हेन। इसी तरह से नो सूनर अगर आए, एक मिनट, नो सूनर के साथ दैन का यूज किया जाता है, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा इन तीनों में, और एक और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। एक गलती तो इनकी ये हो सकती है दोस्तों कि ये पेयर गलत दे रखे हो, ऑल्सो सिर्फ यहाँ पे बट दे देगा तो गलती है। नो सूनर देन THAN होता है, यहाँ पे THEN दे देता है एग्जाम में तो गलत हो जाएगा। वैन की जगह दैन दे देगा, तो मतलब एक गलती तो इनके पेयर कंजक्शन की वजह से भी हो सकती है। दूसरी गलती होती है, ये दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, तो ये जो कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस होगा ये तो सिंपल होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। ये पहला वाला जो होगा सेंटेंस जो एक इनके साथ यू स्टार्ट जो हुआ है, हार्डली, स्कार्सली, जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो ये इन्वर्जन के साथ होगा। क्या होगा, ये इन्वर्जन फॉर्म में होगा। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगी, फिर मेन वर्ब वगैरह होगी। इसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, समझ में आया, तो ये पार्शियल इन्वर्जन लगेगा इसमें। तो इस सेंटेंस में हार्डली आई हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैड पहले आएगा, तो इसको लिखेंगे हैड आई, ये रफ कर सकते हो आप इनको। वैन यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे देन होता तो ये गलती हो जाती है ना, ये वैन करेक्ट है। गलती क्या है, इसमें ये गलती है, इन्हें यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 48 समझ गया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नाउ इट कैन बी ईजिली शेड, ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है, दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज़ ग्रेटर, अभी मैंने बताया ना, ग्रेटर दैन एनी अदर सिटी, किसी भी दूसरे सिटी से
ज़्यादा है पॉपुलेशन, नहीं, किसी भी दूसरे सिटी के पॉपुलेशन से ज़्यादा है इस सिटी की पॉपुलेशन। तो मैंने बताया था ना कि कंपैरिजन के लिए, सेम टाइप्स के कंपैरिजन के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ यूज़ करते हैं। तो ये द पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर है, इसी का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो दैट ऑफ यूज करेंगे। अगर ये प्लूरल होता, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, अब यहाँ पे ही मैंने पूरा देन वाला भी सिस्टम यहाँ पे लिख दिया था, आपको यहाँ पे लिखा था ना कि देन वाला, देन में कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों एज हो चाहे देन हो, दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होंगे, तो दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम ही टाइप का यूज होगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गलती क्या है, 48 में दैट ऑफ यूज किया जाए, कहाँ पे, यहाँ पे देन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 49, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना, वाई डिड राजगोपालचारी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। देखिए इसमें गलती है दोस्तों, शाइन के साथ तो प्रीपोजिशन नहीं आता है, रिज़ाइन के साथ फॉर्म आता है। चलिए वो तो मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन बता दिया, रिज़ाइन से शाइन याद आ गया मेरे को। तो इसमें गलती क्या हो सकती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, सही है सेंटेंस पहला। दूसरा सेंटेंस है वाई डिड राजगोपालचारी रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940, लेकिन WH वर्ड कहाँ पे, बीच में है, ये किसका काम कर रहा है तब, कंजक्शन का। जब बीच में है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कंजक्शन का है। अब जब कोई WH वर्ड कंजक्शन की तरह यूज है, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है दोस्तों, वो सिंपल फॉर्म में होता है, मतलब कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब, मतलब वर्ब सीधे कह दो, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में का मतलब अगर ये दो भागों में बटा है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो वो लिख देंगे, अदरवाइज सिर्फ वर्ब लिखेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वाई के बाद ही डिड यूज कर दिया, मैंने कहा क्या, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे राजगोपालचारी पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द बॉस रिमाइंडेड, यहाँ पे देखिए वाई राजगोपालचारी, डिड हटा देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, यानी सिंपल पास्ट में है, टाइम पास्ट का दिया है इसलिए सिंपल पास्ट यूज किया है, टेंस। क्वेश्चन नंबर 50, द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावतों को याद दिलाया। दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कहावत हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है दोस्तों, यहीं पे गलती है। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क, अच्छा हो वो अपने काम में ऑनेस्ट रहें, कहने का मतलब यही है। तो गलती यही है, आप लिख सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, या फिर कोई प्रोवर्ब है ना, किसी की वो है क्वालिटीज़ हैं, डेली रूटीन के बारे में बात किया जा रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है इसके लिए। अंडरस्टूड? तो द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है, ये एक पुरानी कहावत है। क्वेश्चन नंबर 51, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी दैट आई हैव एवर रीड। अब ये क्या है दोस्तों, गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है ये एक स्टोरी है, ये आगे बता ही दे रहा है, ये स्टोरी है एक, है ना, क्या है, फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी है, तो ये स्टोरी की एक नाम है बस ऐसे, तो ये समझो कि ये सिंगुलर है, दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा, क्योंकि वो एक स्टोरी है, दैट आई हैव एवर रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द टीनेजर reassured his father at the station, don't worry dad, I will pull on very nicely at the hostel। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें 52 में ये बोल रहा है कि टीनेजर्स जो है, टीनेजर्स ने अपने पिताजी को एश्योर किया, रीएश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, है ना, रीएश्योर किया स्टेशन पे कि चिंता मत करो, मैं, है ना, बहुत अच्छे से
काम करूँगा या बहुत अच्छे से हॉस्टल में रहूँगा, यही बात बोल रहे हैं ना। तो एक चीज़ ध्यान दो आपकी, पुल ऑन का मतलब तो दोस्तों यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनती है। पुल ऑन योर सॉक्स अप मतलब रेडी होना होता है। कैरी ऑन यूज करते हैं, है ना, कैरी ऑन मतलब सब ठीक ठाक रहेगा, कैरी ऑन यूज करेंगे। आई विल कैरी ऑन वेरी नाइसली, मैं ठीक से रहूँगा या ठीक से काम करूँगी या चीज़ें एग्जीक्यूट ठीक से करूँगा एट द हॉस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द वे ही इज़ बिहेविंग इन आई विल शून स्पिल द बीन्स आई एम अफ्रेड। तो ध्यान देना, द वे ही इज़ बिहेविंग नहीं होगा, ही बिहेव्स होता है, बिहेव्स। या तो ही बिहेव्स यूज करो या कंटिन्यूस में यूज करना भी चाहते हो तो ही इज़ बिहेविंग होगा, ही इज़ बिहेविंग। इन का यूज़ अननेसेसरी कर रखा है यहाँ पे, बिहेविंग इन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ही इज़ बिहेव। वैसे भी हम जब किसी की एक्टिविटीज़ जो आदत में होती है, जैसे बिहेव करना, कोई बिलोंग, मैंने कुछ आप लोगों को वर्ब बताए होंगे, आपको फिर से बता देता हूँ। वर्ब ऑफ सेंसेशन है ना, वर्ब ऑफ पोजीशन, पोजीशन का मतलब कि जैसे कि रखने के सेंस में, हैव हो गया, बिलोंग हो गया, पोजेस हो गया, इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसी तरह से फीलिंग्स वाले, फील हो गया, थिंक जैसे मुझको लगता है, आई एम कंसीडरिंग नहीं होगा, आई कंसीडर, कंसीडर हो गया, एज्यूम हो गया, एज्यूम, सीम्स यूज करते हैं, सीम, तो सीमिंग यूज नहीं करते हैं। एक और वर्ड इसी में आता है, याद आएगा तो बताऊंगा। इनको भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। इसी तरह फीलिंग्स की, है ना, लव हो गया, 1 मिनट, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, अंडर, लाइक, वांट हो गया, है ना। इनको भी आईएनजी में, आई एम वांटिंग, आई एम लविंग, ये थोड़ा लिखना सही नहीं होगा, है ना। जो इनके एक्चुअल मीनिंग है उसके सेंस में इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। आईएनजी फॉर्म का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा। आईएनजी फॉर्म का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आईएनजी फॉर्म तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ये इसमें ए में गलती है। ए में गलती क्या है कि द वे ही इज़ बिहेविंग हो सकता है या द वे ही बिहेव्स, है ना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है दोस्तों खुलासा कर देना। कहते हैं ना कि यार मुझे तो डर लगता है जिस हिसाब से वो बिहेव करता है, हम बोलते भी क्या, जिस हिसाब से वो बिहेव करता है वो बहुत जल्दी ही, है ना, सीक्रेट्स बता देगा सबको। वही कहने का मतलब है इसका। आप क्या कहते हैं, जैसे वो बिहेव करता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में भी बोलते हैं ना। या अगर ये टेम्परेरी एक्शन है तो हम कह सकते हैं कि ये भी कि जैसे वो बिहेव कर रहा है। फिर भी इनका यूज़ यहाँ पे अननेसेसरी है, इनका कोई यूज ही नहीं होगा, बिहेव के साथ इन यूज ही नहीं होता, तो यहाँ पे अननेसेसरी यूज कर रखा है, तो गलती आपकी ये होगी। क्वेश्चन नंबर 54, मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय सडन इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के प्रभाव से जो अचानक, है ना, अचानक प्रभाव से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, ज़्यादातर कंट्री उससे है ना, उससे डील नहीं कर पाती। कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है, अंडरस्टूड गए। कोप अप विद का यूज़, एक मिनट, कोप अप विद ही होता है, कोप अप नहीं होता है। हम, हाँ सही है, कोप अप विद लिख लीजिए आप, इसका मतलब होता है ये प्रॉब्लम से डील करने के लिए यही यूज़ किया जाता है, कोप अप विद। क्या कर सकते हैं, डील विद ट्रबल या प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम में लिख लीजिए, इजी वर्ड, अंडरस्टूड, ये इसका मीनिंग सेम है, ये सही है दोस्तों। क्रिएटेड बाय द सडन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यार एक मिनट, मेरे को रीएश्योर करने दीजिए थोड़ा सा।
हाँ दोस्तों, ये गलत है ना। कोप विद होता है, वो ओनली कोप विद, सॉरी है ना, ये मेरे को थोड़ा सा एश्योर्ड मैं नहीं था इसमें। कोप विद का मतलब होता है डील विद या मैनेज विद। आप लिख सकते हो इजी वर्ड मैनेज, कोई चीज़ मैनेज करना, मैनेज विद द प्रॉब्लम्स, अंडरस्टूड। तो ये आपका यूज़ यहाँ पे अननेसेसरी किया है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊँगा मैं, है ना, थोड़ा मेरे को भी रिवाइज हो जाएगा फिर से। मैंने 250 से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स याद किए थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, धीरे धीरे कन्फ्यूज होने लगा हूँ अभी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 55, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर, people blamed him for being a coward person, a coward person, a coward। कावर्ड जो वर्ड होता है दोस्तों, ये जो होता है नाउन होता है, और पर्सन एक नाउन है, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव यूज किया जाता है, अंडरस्टूड। ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड, सिर्फ लिख लो, सही है अ कावर्ड, क्योंकि ये अगर नाउन है तो हम नाउन के बाद पर्सन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, ये दोबारा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है, जैसे मैंने बताया था कज़न का मतलब ही होता है चचेरा भाई बहन, स्पाउस का मतलब ही वाइफ और हस्बैंड होता है ना। इसी तरह कावर्ड का मीनिंग ही होता है डरपोक व्यक्ति, वो लड़का लड़की दोनों में से कोई हो सकता है, बट इसका मतलब ये होता है डरपोक व्यक्ति। तो व्यक्ति के लिए फिर से पर्सन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको पर्सन को डिलीट कर देंगे, अंडरस्टूड। पर्सन लिखना चाहते हो तो ये कावर्ड नहीं होगा, फिर क्या होगा, अब कावर्डली, मतलब गलती वहीं पे है। आप चाहे इसको ऐसे लिख लो, मतलब कावर्ड को आप इस तरह से, है ना, कावर्डली लिख करके एडजेक्टिव बना दो, फिर पर्सन लिखो, बात वही होगी। अ कावर्ड का मतलब यही होता है, अ कावर्डली पर्सन, अंडरस्टूड। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन करेक्ट यही होता है कि कावर्ड जो होता है एक नाउन होता है, एक कंप्लीट नाउन होता है, जिसमें पर्सन या पीपल वगैरह, मैन वगैरह यूज नहीं करना चाहिए हमें। कावर्ड मैन भी गलत होता है। चलिए रफ कर दूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, वी स्वैम्प अप, स्वैम, स्वैम है ना, स्विम, अप टू द ड्रॉइंग मैन, डूबते हुए आदमी को तक हम तैरे, कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लॉथ्स, caught hold, held of his clothes before he could go down again and pulled him out safe to the shore। इसमें तो गलती नहीं है, बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन, वो दोबारा नीचे की तरफ जाए, है ना, एंड पुल्ड हिम आउट, उसको हमने बाहर निकाला, सेफ टू द शोर मतलब किनारे पे, सुरक्षित किनारे पे निकाला। तो गलती इसमें वी स्वैम्प अप टू द ड्रोनिंग मैन, मतलब डूबते हुए आदमी के पास हम तैर के गए, अंडरस्टूड गाइस। कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लॉथ्स, ये थोड़ा गलत मेरे को दिखने में ही लग रहा है, गॉट होल्ड यूज कर सकते हैं कि गॉट एक कॉजेटिव वर्ब्स होता है, गॉट होल्ड मजबूती से पकड़ना, है ना, गेट होल्ड होता है, गेट, लेकिन ये पास्ट की बातें कर रहा है, स्वैम्प यूज किया है, कुड यूज किया है पास्ट का, ये भी पास्ट का, तो उसी का गेट का गॉट यूज करेंगे। गेट होल्ड ऑफ समथिंग होता है दोस्तों, मजबूती से पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मीना वाज सो टायर्ड, उतनी टायर्ड थी, दैट शी कुड नॉट हार्डली, अब नॉट और हार्डली दोनों एक साथ यूज कर दिया, टॉक टू द गेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, फ्यू के साथ देखो हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, सही है ना। टॉक टू, टॉक के साथ टू करके समबडी लिखा जाता है, किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं,
टॉक विद या टॉक टू, दोनों सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये अभी काफ़ी बार आप लोगों को बता रखा है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, बेयर से बेयरली बनता है, नेवर, NEVER, नेवर। मतलब नेगेटिव ये होते हैं, ये नेगेटिव एडवर्ब होते हैं। कुछ नेगेटिव वो कंजक्शन ये होते हैं, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, अंडरस्टूड। ये नेगेटिव कंजक्शन होते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ब होते हैं जैसे रिफ्यूज़, फॉरबेड, प्रिवेंट या फिर डिनाई, ये नेगेटिव वर्ब होते हैं। रिफ्यूज़ है, आर है रिफ्यूज़। तो इन सब के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, बस सीधे सीधे लिख लो, है ना। इनको याद कर लीजिएगा, इनके साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। शी कुड हार्डली होगा, नॉट का यूज यहाँ पे अननेसेसरी यूज किया है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नॉट हार्डली नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हार्डली यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बहुत क्वेश्चन है इसमें। इफ़ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज absent आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैंने आप लोगों को इमेजिनरी सेंटेंसेस बताए थे कि इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर पहले वाले सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वुड हैव नहीं होगा, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लिखेंगे नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या इसके साथ, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES हो, प्लीज़ सॉरी गाइस, अभी मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो ये है दोस्तों, ये 3 कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन आती है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ES के साथ, या फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे कॉमा करके दूसरा जो सेंटेंस लिखता है ये फ्यूचर में लिखा जाता है। फ्यूचर का मतलब कि विल शैल के साथ आएगा, विल और शैल के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। अगर हैव लग जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ये 3 कंडीशंस होती हैं जनरली। चौथी कंडीशन एक और होती है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर यूज कर दिया गया होता है, वर प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट रहता है ना। इसमें क्या होता है कि इंसान एक इमेजिन करता है एक सिचुएशन को, कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ऐसे मतलब सेंटेंसेस को वो इमेजिन करता है। तो मैं ये कर देता, पाकिस्तान पर अटैक कर देता। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ वर आएगा। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस में यहाँ पे भी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी करेक्ट होती है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी करेक्ट होती है, दोनों सही होती हैं। ध्यान देना है ज़्यादा इस सब को, इसको और इनको, इनके साथ इस पे ध्यान नहीं देना है। ये तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, चाहे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों सही है। यहाँ पे इमेजिनेशन के लिए वर यूज किया जाता है अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ये 4 कंडीशन बनती हैं इमेजिनरी सेंटेंस में। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत इधर बनती है, वो एकदम डिटेल से मैं जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊँगा तो इसमें इमेजिनरी सेंटेंस आएगा, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। अब एक हर क्वेश्चन पे पूरी की पूरी चैप्टर तो नहीं ख़त्म कर सकता ना, बट मैं फिर भी फास्ट और जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये स्पेशली मेरा सीरीज़ वही लोग देखेंगे इतनी ज़्यादा, मतलब पूरा शुरू से लास्ट तक, जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, जिनको रिवीजन करना होगा, चाहे वो किसी चीज़ का भी पेपर हो, NDA का हो, CDS का हो, एयरफोर्स नेवी का हो। अंडरस्टूड गाइस। सीखने के लिए तो ये वो लोग देखें ज़्यादा सही होगा जो पहले मेरे चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ चुके हों। चैप्टर वाइज में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो तो ये आप प्रैक्टिस टाइम पे उसको रिमाइंड होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। तो इसमें गलती क्या है, देखिए, आई वॉज नोइंग,
है ना, वाई ही वॉज absent। पहली बात, नो को आईएनजी फॉर्म में तो लिखते ही नहीं है ना, आई नो उसमें उसी में आ जाता है कि आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है इन चीज़ को, बिलोंग को, नो को, वांट को, है ना, सीम को, इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा है। आईएनजी फॉर्म का मतलब है कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है ना। अगर ऐसे बोला जाए, अगर ऐसे लिखा जाए कि नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानते हुए, नोइंग द ट्रूथ आई इग्नोर्ड हर एंड गेट मैरिड। यहाँ पे सही है, नोइंग यहाँ पे सही है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आईएनजी फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी फॉर्म को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे। कब? जब ये सब मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, एक आगे इधर बताया था, हाँ ये बताया हूँ, इसको ये जो बताया हूँ इन सब वर्ब के साथ, इसमें नो को और इंक्लूड कर लो, मैंने शायद नो को नहीं लिख पाया था। फील, नो, थिंक, कंसीडर, एज्यूम, सीम, है ना, वांट, लाइक, हैव, हेट, लव, पोजेस है PO, हैव, बिलोंग, इन सबको साथ आईएनजी फॉर्म में नहीं, आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, मतलब प्रोग्रेसिव टेंस में। क्यों ऐसा होता है वो चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको चैप्टर में पढ़ाऊँगा। चलिए तो रफ कर देता हूँ दोस्तों। तो ये क्या होगा, पास्ट में लिखना तो ज़रूरी है, और मैंने ये बताते कि ये वुड हैव प्लस, यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब आया है ना, ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब ये कंडीशन कब होती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड वाले के साथ होती है, तो इसको हम लिखेंगे इफ़ आई हैड नोन, KNOWN, नोन वाई ही वॉज absent, ये लिखा जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59, ही गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट होता है दोस्तों, पैदल, बाई फुट नहीं होता है, ऑन फुट। बाई प्लेन हो सकता है, बाई कार हो सकता है, लेकिन जब पैदल जाओगे तो आप ऑन फुट यूज करते हैं। नेक्स्ट, द 100 रुपीज़ नोट्स दैट ही गेव देम फॉर गुड्स bought from them looked genuine, but later they reliably learned that the notes were all counterfeit। counterfeit मतलब नकली। देखिए 100 रुपीज़ नोट्स, कभी भी कोई नाउन आ जाए, नाउन NOUN, नाउन, ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इस पर ज़्यादा चीज, इसके पहले जो होगा इसके साथ S और ES नहीं यूज करेंगे, ध्यान दें। लेकिन यहाँ पे नोट्स नाउन है, अब नोट्स कितना है, 100 रुपये के हैं, 100 रुपये के काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं, नोट्स मतलब ज़्यादा हैं, और कितने के हैं वो, 100 रुपये के हैं, तो ये रुपीज़ नहीं होगा दोस्तों, 100 रुपी होगा। क्यों होता है, नोट एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो है तो एक्चुअली में वो नाउन, लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो कोई भी चीज़ें अगर एडजेक्टिव की तरह यूज की जाती हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसको हम कभी भी S और ES के साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव कभी प्लूरल और सिंगुलर नहीं होता, वो एक ही फॉर्म में होता है, सिर्फ सिंगुलर। रफ कर दूँ इनको, थोड़ा फास्ट लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा, लगभग 400 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब यहाँ तक आते आते आप लोग भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। जो डायरेक्ट ही इसी को देख रहे होंगे तो मैं तो कहता हूँ कि आप पहले वाले सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, फिर इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 61, द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। द पाइल क्या है, सिंगुलर है, अंडरस्टूड। अगर पाइल हम बोल रहे हैं ना बुक्स की एक कतार, तो हम तो बात पाइल की कर रहे हैं, उसके तो सिंगुलर ही है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जानी चाहिए, अंडरस्टूड। तो आर के जगह पे क्या होगा, इज़ होगा। ये कब आया हुआ है, NDA 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, ईदर ही और आई। अगर ईदर और से दो सब्जेक्ट जोड़े गए होते हैं, चाहे नीदर नॉर से, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। तो सेकेंड कौन है, आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम होगा, आर नहीं होगा, क्या होगा, एम। लेकिन यहीं पे अगर रहे कि ही एंड
आई, तब आर होगा, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें जोड़ी जा गई हैं एंड से, तो ये प्लूरल बन जाती हैं। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो ये वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल वर्ब क्या होता है, आर होता है, अदरवाइज एम का यूज किया जाएगा और के साथ। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे तो एम यूज की जाएगी और ऊपर वाले में इज़। ये दोनों सेंटेंस किससे हो, वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब से। अगर वर्ब अच्छे से पढ़े हो तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट, प्लीज़ टेल हिम टू डू दिस, टू डू हिज वर्क। टेल के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है महाराज, टेल के साथ हम सीधे सब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कोई व्यक्ति है तो हम कहते हैं आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड द डॉक्टर अबाउट माई प्रॉब्लम्स, आई टोल्ड माई मदर व्हाट आई वॉन्ट। अंडरस्टूड। तो टेल के साथ नो प्रीपोजिशन, टू का तो यूज ही नहीं करेंगे। टेल के साथ, एडवाइस के साथ, ऑर्डर के साथ, अंडरस्टूड, इनके साथ हम नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट, दो ही इज़ गुड ही इज़ मिस्chievous। हालांकि वह कैसा अच्छा है लेकिन वो शरारती है। अब अच्छा और शरारती दोनों हैं, अंडरस्टूड। तो दो के साथ तो करेक्ट ही है, अंडरस्टूड। बट दो जब सेंटेंस में स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कॉमा भी नहीं लगा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कोई कॉमा है नहीं। तो जब भी दो के साथ कॉमा नहीं आता है, दो हो चाहे ऑल दो हो, ऑल दो के साथ भी यही रूल अप्लीकेबल हुआ। तो एक सेंटेंस मान लीजिए ऑल दो के साथ एक सेंटेंस लिखेंगे, फिर कॉमा लगा करके दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, ये तब तो सही होगा। अगर कॉमा नहीं लगाया है दूसरे सेंटेंस से पहले तो येट यूज करेंगे। तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, येट का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे। जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है ही से, उसके पहले येट का यूज करेंगे। दो ही इज़ गुड येट ही इज़ मिस्chievous। हालांकि वो अच्छा है तभी भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। क्वेश्चन नंबर 65, शैतान टाइप का। द थिफ हिट मी, थिफ ने मुझे हिट किया, सडनली एंड हार्डली। हार्डली नहीं होगा दोस्तों, हार्ड होगा। हार्डली का मतलब एकदम होता है ना के बराबर, या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जो होता है कि मतलब बहुत तेज़ से हिट किया, तो हार्ड, ही हिट मी हार्ड, अंडरस्टूड। ये एडवर्ब यूज किया जाएगा, है ना। ये नेगेटिव एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ना के बराबर। अगर ये कहता है कि ही हिट मी हार्डली, तो मतलब कि वो मेरे को बहुत ही धीरे से हिट किया, अंडरस्टूड। और तेज़ से हिट किया तो हार्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज़ लेस। जी ध्यान दीजिएगा आप, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ आ जाए तो ये होता है सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाता है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर होगी, ध्यान दीजिएगा। और अ नंबर ऑफ करके होता है, अ नंबर ऑफ, तो ये सब, ये क्या होता है, ये प्लूरल कंसिडर किया जाता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो अब देख लीजिए, द नंबर आया है, ये है सिंगुलर, तो यहाँ पे इज़ आया है तो करेक्ट है, नो एरर, गलत। एनडीए में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। 67, द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर। जनरल ने बोला सोल्जर्स फायर मत करो टिल आई विल गिव द ऑर्डर। ध्यान दीजिए, ये टिल आई विल गिव द ऑर्डर, विल को हटाएंगे क्योंकि टिल यहाँ पे क्या है, एक कंजक्शन है। और टिल, अनटिल, इफ़, सपोज, व्हेन, अनलेस, इनके साथ आने में, इनके साथ जो सेंटेंस यूज किया जाएगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का, उनके साथ देखिए, विल का, वुड का, शैल का यूज़ ही नहीं करते हैं, सीधे सीधे समझो। किसके किसके साथ, अगर टिल एक कंजक्शन के रूप में है, इफ़ एक कंजक्शन के रूप में है, सपोज एक, मतलब सपोज एक कंजक्शन के रूप में है, अनटिल एक कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया, या अनलेस, या फिर लेस्ट। लेस्ट में शुड आता है, ध्यान देना, विल, वुड, शैल नहीं आएगा, शुड आएगा। तो आप इसको हटा ही दो क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो मॉडल यूज़ किया ही जाता है, तो इसके लिए एक अलग रूल होता है। तो ये इनके साथ ध्यान दीजिएगा, विल का यूज़, शैल का यूज़ और वुड का यूज़ नहीं करते हैं, अंडरस्टूड। इनके साथ वाले सेंटेंस में थोड़ा फास्ट अभी चल रहा है मेरा सीन। नेक्स्ट 68, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, इज़ गुड। नीदर
ईदर, ईच, एवरी, एनी वन, एनीबडी, समवन, समबडी, नन, नो वन, इनके सब साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब जो मैंने बोला है वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी बार ये लिख दिया है तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। द मशीन इज़ मोर एफिशिएंट दैन एनी अदर इक्विपमेंट्स। एनी अदर इक्विपमेंट, आप लोगों को नाउन एक बार मैं पढ़ाया था कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम पे, तो उसमें इक्विपमेंट के बारे में बताया था कि इसके साथ एस नहीं लगता है इन द वर्कशॉप, तो यही गलती है, एस लगाया है ना यहाँ पे। कहला मशीन किसी भी इक्विपमेंट है ना, किसी भी दूसरे इक्विपमेंट से क्या होती है, एफिशिएंट होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है, प्रभाव कुशल। तो बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड के साथ एडवाइस वो एस और एस नहीं लगता है। एडवाइस के साथ इंफॉर्मेशन, थोड़ा फास्ट ही लिख रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, एविडेंस, एविडेंसेस नहीं होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट, अंडरस्टूड, ये होंगे। इनके अलावा भी और हैं बट सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हैं। फिल्थ, फिल्थ का मतलब गंदगी, फिल्थ भी। वाटर वगैरह तो पता ही है आपको, जिनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं उनको तो है ही, ये तो वो है मतलब जिसमें आप कंफ्यूज हो। इनके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए तो कहाँ तक हो गया, 69 तक। 70, क्वेश्चन नंबर 70। द टीन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया, जो टीन उस एरिया में इकट्ठा हो रखी है, वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड इन टू नियर फ्यूचर। वुड प्रोबेबली एग्जॉस्टेड इन टू द नियर फ्यूचर नहीं होगा, इन द नियर फ्यूचर है ना, इन टू गलत है दोस्तों। अब आपको खुद दिख ही नहीं रहा होगा तो इसलिए कहाँ से समझ में आएगा, ये सेंटेंस पूरा देखिए पहले, है ना। एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर होगा दोस्तों, इन टू का यूज़ गलत है, गलत प्रीपोजिशन यूज़ की गई है। अब ये कंप्लीट हुआ आपका एक्सरसाइज नंबर 14 नंबर जो है वो काफ़ी लंबा है, 70 क्वेश्चन है सब में वैसे 40, तो इसलिए 14 नंबर में आपको मैंने जब इंटरनेट पे यूट्यूब पे डालूँगा इसको तो 14 को कुछ भागों में तोड़ तोड़ करके डाल दूँगा, है ना। चलिए एक्सरसाइज नंबर ओ यानी पार्ट नंबर 15, अंडरस्टूड। ये IBPS क्लर्क 2011 का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, ये लास्ट ही है आई थिंक, 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा मैं, थोड़ी जल्दी ही अगर होंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। 1 मिनट, 21, 29, 30, अच्छा पी है यहाँ से, ये 30 तक कर लेता हूँ, फिर मैं आगे मैं दूसरे में डालूँगा। ओ का जो है 15 नंबर का है वो सिर्फ 30 है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देखते हैं। इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक वाइल फिलिंग अप द फॉर्म यू शुड बी इन्फॉर्म्ड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली। यू शुड बी इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, यू शुड इन्फॉर्म। शुड बी इन्फॉर्म्ड का मतलब हो गया कि तुमको इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन आप क्या कह रहा है कि अगर आप है ना फॉर्म फिलअप करते हुए कोई मिस्टेक कर देते हो तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत ही इन्फॉर्म करोगे आप। तो ये क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे शुड बी इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, क्या होगा, शुड इन्फॉर्म, ईडी भी नहीं लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू, आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट। इन अंडरस्टैंडिंग होगा, इन अंडरस्टैंड नहीं होगा। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ध्यान दीजिएगा, रूल में बता देता हूँ, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है, सिर्फ टू को छोड़ के, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और टू के अलावा कोई प्रीपोजिशन है, चाहे इन हो चाहे ऑफ हो,
तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग, लिख लीजिएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर सो दैट दे रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट। दे रिकॉर्ड्स नहीं, दियर रिकॉर्ड्स, उनका रिकॉर्ड। सेंटेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि उनके रिकॉर्ड्स अप टू डेट हों। उनके रिकॉर्ड का इंग्लिश होगी दोस्तों THEIR, दियर रिकॉर्ड्स। बहुत आसान आसान इसमें बैंकिंग में पूछेंगे क्वेश्चन, दियर रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द बैंक विल डिसाइड, बैंक डिसाइड करेगा, अनलेस अशोक इज़ एलिजिबल फॉर अ लोन बेस्ड ऑन हिज मंथली सैलरी। अनलेस अशोक इज़ एलिजिबल, एलिजिबल के साथ फॉर अ लोन, बेस्ड के साथ ऑन आता है, हिज मंथली, बेस्ड ऑन हिज मंथली सैलरी। ये तो सही है, अनलेस में ही गलती होगी। अनलेस की जगह पे देखिए, अनलेस नेगेटिव में यूज किया जाता है, तो इसके कहने का मतलब है कि बैंक है ना, अगर अशोक लोन के लिए अपनी मंथली सैलरी के आधार पे लोन के लिए एलिजिबल है, ये कौन डिसाइड करेगा, बैंक डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे नेगेटिव तो बोला ही नहीं मैंने, इसका क्या होगा, यहाँ पे अनलेस की जगह पे इफ़ का यूज करेंगे, अनलेस नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं। और ये कंजक्शन जो है नेगेटिव है, ये नेगेटिव फीलिंग के साथ यूज किया जाता है। नेगेटिव जैसे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसे में अनलेस यू वर्क हार्ड या अनलेस यू स्टडी वेल यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पावर सप्लाई इन मेनी स्टेट्स हैज़ बिन बैडली अफेक्टेड, बहुत बुरे तरह से अफेक्ट है, प्रभावित है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल। देखिए ध्यान दीजिए, पावर सप्लाइंग नहीं होता, पावर सप्लाई होता है दोस्तों, ये नाउन यूज़ करनी चाहिए। सप्लाई जो वर्ड है वो क्या है, ये ऑलरेडी नाउन है ना, सप्लाई ऑफ द पावर, पावर सप्लाई, गलत यूज कर दिया है ING लगा के। नेक्स्ट देखो, ING उनके साथ लगाने की ज़रूरत होती है जो सिर्फ वर्ब होते हैं, जैसे कि अगर मतलब कहता हूँ राइट, राइट एक वर्ब ही है, तो राइटिंग इसके लिए यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ING। तो ING से क्या बनता है, ये जिरंड बना सकते हैं हम इसको, जिरंड एक तरह का नाउन है। लेकिन जो ऑलरेडी, जैसे कि मान लीजिए कोई नाउन है, ईजी वाला नाउन ले लेता हूँ, बुक, बुक क्या एक नाउन है, सप्लाई जैसे नाउन है ना, जैसे बुक का नाउन है। अब बुकिंग किताब के सेंस में थोड़ी यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है। जो चीज़ ऑलरेडी नाउन है तो उसके साथ ING लगा करके क्यों नाउन बनाना, जिरंड क्यों बनाना, सब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो जिरंड ही है समझो। अब यहाँ पे समझिए कि ये सब्जेक्ट के रूप में है ना, द पावर सप्लाई, वही सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए, और नाउन जब सप्लाई एक वर्ड ही नाउन है तो ING लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी गलती कर रखा है। द गवर्नमेंट हैज़ मेनी न्यू स्कीम्स, द गवर्नमेंट हैज़ मेनी न्यू स्कीम्स फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरियाज, हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरियाज, ये तो प्योरली करेक्ट है। अब पहला देख लें, द गवर्नमेंट हैज़, गवर्नमेंट सिंगुलर है ना, द गवर्नमेंट हैज़ यूज़ किया है तो ये भी सही है, सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आ गई है। मेनी, मेनी के साथ आगे जो होगा ये प्लूरल होना चाहिए। अच्छा, टू स्टार्ट बिजनेस है ना, ये बिजनेसेस लिखा है, बिजनेस तो वर्ड दोस्तों ये प्लूरल लिखा ही नहीं जाता है, ये वर्ड, ये एडवाइस, जैसे मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, फिल्थ, उसमें बिजनेस भी है ना, इक्विपमेंट, एविडेंस, इनके साथ ES का यूज़ नहीं करते हैं, बिजनेस ही होगा, चाहे सिंगुलर लिखो चाहे प्लूरल लिखो, दोनों में एस नहीं लगता है। नेक्स्ट, अच्छा तभी लगाया जा सकता है अगर हम इसके पहले मेनी यूज कर देते हैं, मेनी बिजनेसेस, मतलब इसका मीनिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस है ना, जैसे रियल इस्टेट का बिजनेस होता है, ज्वेलर्स का बिजनेस होता है, एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस होता है, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस को अगर इंडिकेट करना है तो मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं, या मेनी बिजनेसेस तब करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स टू कस्टमर्स हु हैड
सेविंग्स बैंक अकाउंट was decided by RBI early। बहुत गलती है, सी में ही गलती है वैसे, क्वेश्चन नंबर 7 में सी में गलती। कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स, बैंकों के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है कस्टमर को, है ना, जो जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, अब ये क्या कहा जा रहा है, जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, समझ में आया? तो यहाँ पे हैड के जगह पे हैव यूज किया जाना चाहिए प्रेजेंट में, है ना, पोजीशन की बात कर रहा है ना कि आपके पास ये चीज़ है कि नहीं है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। हम बोलते भी क्या है, डू यू हैव सेविंग बैंक अकाउंट। टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी, ऐसी और तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू इट्स वर्कर, इनके वर्कर्स के लिए। चीज़ ध्यान देना, फैसिलिटीज, सच फैसिलिटीज इज, अच्छा, वर्कर्स, द कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड स्कूल्स पार्क्स इन द टाउनशिप। टू प्रोवाइड मोर है ना, मोर, मेनी का मोर होता है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। देखिए, मेनी का ही तो मोर यूज किया है, सच फैसिलिटीज़, ऐसी फैसिलिटी के बारे में। तो मेनी के साथ अगर हम मान लीजिए फैसिलिटी यूज करते हैं तो ये क्या होता, फैसिलिटीज़ होता ना, प्लूरल होता, क्योंकि मेनी तो प्लूरल है। तो इसी तरह से कहते हैं और अधिक फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे फैसिलिटी यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे। सॉरी स्पेलिंग। फैसिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एवरी ईयर दिस IT कंपनी कंडक्ट्स क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सही है। एवरी ईयर का मतलब हर साल कह रहा है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी सही है। कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज़ सो दैट दे लर्न न्यू स्किल्स। अब हम कह रहे हैं कि इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छी, है ना, वो मतलब कि न्यू स्किल सीख सकें। मतलब यहाँ पे क्या की जा रही है, संभावना के लिए बात की जाए ना। सो दैट के बाद हमेशा या तो मे का यूज़ करो या तो कैन का यूज़ करो। जैसे सो दैट दे कैन लर्न न्यू स्किल्स, या दे मे लर्न न्यू स्किल्स, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैन होगा, है ना, दे कैन लर्न न्यू स्किल्स, क्योंकि ये इनकी कैपेबिलिटीज़ भी इसमें झलकती है। कैपेबिलिटीज़ के लिए ये यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज़ करते हैं। थोड़ा फास्ट लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि लास्ट चल रहा है ना, इसके पहले मैंने नियर अबाउट 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए, 450 से ऊपर। 450 क्वेश्चंस कराने के बाद यहाँ तक तो काफ़ी हो ही जाएगा। मतलब इतनी बार चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, जिससे आप भी चाहोगे कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मिले और आगे बढ़ें सर, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूरा सॉल्व कराएं। क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज़ मोर इंटरनेट यूजर्स। देयर इज़ नहीं होगा दोस्तों, आर होगा। मैंने कहा ना, देयर के बाद इज़ और आर में से क्या यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है आगे आने वाले नाउन में। तो इंटरनेट यूजर्स है ना, तो देयर आर मोर इंटरनेट यूजर्स होगा। ये पहले ही देख लें, इन स्मॉल टाउन्स दैन इन मेट्रोज, तो ध्यान दीजिए यही गलती है, बी। तो ये हो गया IBPS क्लर्क का 2011 का एक पेपर, दूसरा पेपर यहाँ से। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज आर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ सीमेंट। देखिए, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट क्या है, सिंगुलर है, नाउन है ना, सिंगुलर, तो आर क्या है, प्लूरल है, इसकी जगह पे क्या होगा, इज होगा, क्योंकि जब नाउन सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंपल से, ये मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, कम से कम 10 बार ये तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो चुका होगा अब तक, जब से पूरा स्टार्ट ये सीरीज़ हुई है। अकॉर्डिंग टू 12th 5-year प्लान, 12th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया शुड इन्वेस्ट $1 trillion इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 12th प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट्स नहीं, ये सिंगुलर यूज किया जाता है, ये प्लूरल नहीं यूज किया जाएगा। लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट।
टू इंक्रीज द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज द कंपनी विल हायर ओवर 500 ट्रेनीज। ओवर 500 के बाद ट्रेनीज, 500 क्या प्लूरल है, ट्रेनीज प्लूरल है, यानी ये पार्ट तो सही है। द कंपनी विल हायर, कंपनी हायर करेगी, ये भी पार्ट सही है। टू इंक्रीज द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन रूरल एरिया, सेलिंग नहीं, टू इंक्रीज द सेल होगा। आप भी यूज़ क्या करते हैं, सेल्स यूज़ करते हैं ना। सेलिंग तो वर्ब है, यहाँ पे तो नाउन की ज़रूरत है। इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रहा है, अगर उसका नाउन है तो नाउन लिखिए। नेक्स्ट, सेलिंग वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगता है लेकिन वर्ब की जगह पे। अब सेल्स क्या है, नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट वी अर्न लास्ट ईयर ऑन परचेजिंग न्यू कंप्यूटर्स। देखो, दैट वी लर्न लास्ट ईयर, पिछले साल अगर हमने अर्न किया तो पिछले साल अर्न किया तो अर्न नहीं होगा ना दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाएगा क्योंकि पास्ट की बातें की जा रही हैं, अर्नड होगा। अंडरस्टूड। तो 14 नंबर, अर्नड और अर्नड दोनों करेक्ट होता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस्ड, गवर्नमेंट सिंगुलर है, हैज़ आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सही है। प्रोमिस्ड टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर, अगले साल से। अंडरस्टूड। ध्यान दीजिए, हम सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर या फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंस यूज़ नहीं करेंगे। सिंस हमेशा पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पास्ट से चीज़ें स्टार्ट हुई हों, जैसे सिंस मॉर्निंग मतलब कि सुबह से, मतलब सुबह क्या है, आज इस समय हूँ मैं, तो इससे पहले की कंडीशन के लिए, टाइम के लिए सिंस यूज़ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। से के सेंस में यहाँ पे सिंस तो होगा ही नहीं, फ्यूचर टेंस में वैसे ही सिंस यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, सिंगुलर है, सेंड्स सिंगुलर है, इट्स सिंगुलर है, सही है ये। एम्प्लॉयज़, इट्स एम्प्लॉयज़ अब्रॉड, सेंड्स इट्स एम्प्लॉयज़ अब्रॉड, विदेश भेजता है। टू वर्क फॉर अ फॉरेन क्लाइंट, एक फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करने। दे पेज, दे का क्या है, प्लूरल है दोस्तों। अब पे जो वर्ड होता है, पेज, पेज ये सिंगुलर होता है। अब सब्जेक्ट जब ये प्लूरल है तो इसको क्या होना चाहिए, पे होना चाहिए। दे पे देम अ डेली अलाउंस, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, पे, पेज नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा। अब चीज़ें देखो इतनी बार हो गई कि आपको थोड़ा फटाफट याद आए। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर RBI गाइडलाइंस अ बैंक अकाउंट इन विच देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स है ना, प्लूरल है, या तो इज़ को हटाओ या फिर नो ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा, ट्रांजेक्शन होगा। फॉर 2 ईयर्स इज़ अ डोमिनेंट अकाउंट, नो ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों, नो के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे, ट्रांजेक्शन, है ना, ये यूज किया जाएगा। गलती यहीं पे है, आगे भी सिंगुलर यूज किया है, तो ध्यान दीजिए कि अगला नाउन सिंगुलर होगा तभी तो वर्ब सिंगुलर यूज किया गया है। और वैसे भी नो बॉय है ना, देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम, नो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं यूज करते हैं। जब कोई है ही नहीं तो वो प्लूरल कैसे हो सकता है, आप खुद भी दिमाग लगाओ, है ना। नो लगाने का मतलब ही कि एक भी नहीं है, तो प्लूरल लिखना ही गलत है उसके साथ। फार्मर्स कैन गेट लोन्स, ईजिली गेट लोन्स, है ना। फार्मर्स कैन ईजिली गेट लोन्स होना चाहिए, ईजी नहीं होता। ईजी क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, सॉरी एडजेक्टिव होता है, ज़रूरत हमें क्या है, एडवर्ब की, तो ये गलत यहीं पे पकड़ा गया। फार्मर्स कैन ईजिली गेट लोन्स अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड बाई RBI, ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 19, टुडे देयर आर वेरी फ्यू टाइगर्स, टाइगर्स प्लूरल है, आर प्लूरल है, टुडे है ना, देयर आर वेरी फ्यू टाइगर्स लेफ्ट, बचे हैं, इन इंडिया एंड मेनी NGOs आर वर्किंग सेविंग आवर नेशनल एनिमल, आर वर्किंग टू सेव, आर वर्किंग सेविंग नहीं होगा दोस्तों, टू सेव इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पीपल आर विलिंग, इच्छुक हैं, टू पे हायर टैक्सेस, ज़्यादा टैक्स पे करने को,
सो दैट, ताकि द गवर्नमेंट कैन बिल्ड, गवर्नमेंट बना सके बेटर रोड्स एंड प्रोवाइड। अब गवर्नमेंट सिंगुलर है दोस्तों, तो प्रोवाइड नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर यूज किया जाएगा, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर। प्रोवाइड तो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, गवर्नमेंट सिंगुलर है। यहाँ पे भी देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट सिंगुलर है तभी तो हैज़ आया है, हैज़ सिंगुलर होता है, हैज़ आस्क्ड इंडिविजुअल्स विद इनकम, with income of over with income of over 10 lakh to electronic file tax returns for the year 2011-2012, something which was optional till last। देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड इंडिविजुअल, हर कोई से, इंडिविजुअल से पूछा गवर्नमेंट ने, विद इनकम ओवर 10 लाख से, जिसके पास इनकम ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल टैक्स रिटर्न्स। इलेक्ट्रॉनिक फाइल नहीं होगा, लेकिन फाइल करना क्या है, एक वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, इलेक्ट्रॉनिकली एल वाई लगेगा तभी ये एडवर्ब बनेगा, गलती ये है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल टैक्स रिटर्न्स फॉर द ईयर 2011-12, समथिंग विच वॉज ऑप्शनल टिल लास्ट ईयर, ऐसा कुछ जो कि पिछले साल तक क्या था, ऑप्शनल था, वैकल्पिक था। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, द पावर टैरिफ हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड ट्वाइस, पावर टैरिफ ऑलरेडी 2 बार है ना, 2 गुना बढ़ाया जा चुका है, इन द लास्ट 15 मंथ्स, पिछले 15 महीनों में, 15 मंथ्स है ना, प्लूरल है, सही है। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैड ऑल्सो levied additional monthly charges to consumers। ये चीज़ ध्यान दीजिए, 22 नंबर में लेवी जो होता है ना, किसी पे टैक्स लगाना होता है ना, किसी पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है दोस्तों, टू नहीं आता है, टू का यूज़ नहीं किया यहाँ पे, टू कस्टमर, ऑन कस्टमर, कंज्यूमर्स, ऑन कंज्यूमर्स होगा। नेक्स्ट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है मेरे भाई, डिस्पाइट का मीनिंग ही होता है इन स्पाइट ऑफ, तो इसके मीनिंग में ऑफ ऑलरेडी है। इसी तरह से कंप्राइज का मीनिंग भी होता है कंसिस्ट ऑफ, तो इसके मीनिंग में ऑफ ऑलरेडी है, अंडरस्टूड। तो इनके साथ कभी भी ध्यान दीजिएगा प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है, इनके गलत है। डिस्पाइट कर्फ्यू इन सम एरियाज, कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू के बावजूद, माइनर कम्युनल इंसिडेंट्स, छोटे कम्युनल इंसिडेंट्स वर रिपोर्ट किए गए थे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ वर्ल्ड सिटी के दूसरे है ना, विभिन्न भागों से, विभिन्न क्षेत्रों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन फंड एलोकेशन इज बीन डबल्ड, हैज़ बीन डबल्ड हो जाएगा दोस्तों, इज़ के साथ बीन यूज नहीं करते, बीइंग यूज कर देते हैं भले, तो हैज़ बीन है ना, फंड एलोकेशन हैज़ बीन डबल्ड, फंड एलोकेशन दुगना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, एज द प्रिजन विल गेट एन, एज एक कंजक्शन की तरह आया है तो विल का यूज ही नहीं करेंगे यहाँ पे, ऐसे ही गलत, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस मैंने आपको बताया है। एज सून एज हो या एज हो, मतलब एज आ जाए या फिर एज सून एज आ जाए, या इफ़ हो, अनटिल हो, या अनलेस हो, लेस्ट हो, व्हेन का यूज़ किया गया हो, या फिर व्हाट का यूज़ भी कर रहे हैं कंजक्शंस के तौर पे, और भी कुछ कंजक्शंस ऐसे प्रोवाइडेड का यूज़ कर देते हैं, प्रोवाइडेड है ना, इनके साथ कभी भी ध्यान दीजिए विल शैल का यूज़ नहीं करते हैं, वुड का भी यूज़ नहीं करते हैं, लिख सकते हो आप। एज द प्रिजन, अब विल नहीं आएगा तो ये सिंगुलर होगा, गेट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा ना, प्रिजन क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। गेट्स एन ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी शून,
जेल को ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी जल्द ही मिलेगी, है ना। ये द प्रिजनर्स, जो कैदी हैं, विल नॉट हैव टू मेक कॉल्स इन द डिस्क्रीट मैनर, छुप करके उनको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थ्रू द स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन, स्मगलिंग के द्वारा जो मोबाइल फ़ोन आया उनसे, उनके थ्रू। छोड़िए नहीं इतना जल्दी, पहली ही गलती है ये। क्वेश्चन नंबर 26, द एरियाज वाज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। द एरिया 26 नंबर है। द एरिया वाज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, पूरे एरिया में क्या हो गई, अंधेरा हो गया है। मिड अ वेव, मिड का मतलब बीच, मिड अ वेव ऑफ चीयरिंग एंड शाउटिंग, शोर शराबे के बीच में। मिड नहीं होगा, मिस्ट होगा, है ना। एमिस्ट, एमिस्ट ये होता है ना। मिड का मतलब तो होता है रास्ते के बीच में, उसके लिए मिड यूज करते हैं। एमिस्ट यूज करते हैं कोई एक्शन हो, कोई लोग हों उनके बीच में, या कोई दो एक्शन हो रहा हो उनके बीच में, जैसे चीयरिंग एंड शाउटिंग स्लोगन्स के बीच में, तो एमिस्ट यूज करते हैं दोस्तों। स्लोगन्स लाइक सेव द अर्थ। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आप लोगों को, 400-450 क्वेश्चन, अगर इतना आपने कंप्लीट कर लिया है, डेफिनेटली बता रहा हूँ, यू विल बी मास्टर्ड इन फाइंडिंग आउट एरर्स इन द सेंटेंस। इसी तरह मैं जब पूरा वोकैबलरी ख़त्म कर दूंगा, आपकी बहुत तगड़ी वोकैबलरी हो जाएगी, किसी भी एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द पोल कंटेस्टेंट्स, प्लूरल है, अप्रोच्ड, पास में आए, द कमीशन कंप्लेनिंग, कमीशन के पास आए, कंप्लेनिंग दैट होर्डिंग्स, जो होर्डिंग्स है, वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक परसेप्शन। होर्डिंग्स क्या कर रही है, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही है, मतलब उल्लंघन कर रही है, और वायलेट, होर्डिंग्स वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्फ्लुएंस कर रही है, इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, इन्फ्लुएंसिंग क्या कर रही है। हम बोल रहे हैं ना कि ये एक्शन जारी है, प्रोग्रेसिव एक्शन है ना, तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द कंट्री हैज़ एडिक्वेट लॉज बट प्रॉब्लम्स अराइज, लेकिन प्रॉब्लम उठती हैं व्हेन दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। ध्यान देना, कह रहा है कि कंट्रीज में पर्याप्त रूप से लॉज हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है इन लेटर एंड स्पिरिट, मतलब किताबों पे भी और लोगों की ज़िंदगियों में भी। नो एरर, ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। इन लेटर एंड स्पिरिट का मतलब एक्टिवली फॉर्म में, ईडीएम से ही है। क्वेश्चन नंबर 29, द मैनेजमेंट फील, मैनेजमेंट को लगता है, फील्स दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर है, सही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, सही है। आर नॉन प्रोडक्टिव, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रोडक्टिव नहीं है। एंड डू नॉट, ये भी प्लूरल आया है। वांट टू वर्क हार्ड, मेहनत करना नहीं चाहते, नो एरर, इसमें भी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 30, एज फॉर द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट इन विलेज इज कंसर्न, एज फार नहीं होगा, एज फार, या हम ये कह सकते हैं एज फॉर एज यूज करें, या फिर हम मतलब सिर्फ सिंगल एज यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उसकी मीनिंग कंडीशनल सेंटेंस में हो जाएगी गिनती। एज फॉर, चलिए देखते हैं, एज फॉर द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट इन विलेजेस इज कंसर्न, पीपल विल हैव टू मेड अ start from their villages by sensitizing, educating the villagers on this issue। इसी ध्यान देना दोस्तों कि एज यूज करोगे या फिर शो फॉर विल भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। शो फॉर, जहाँ तक हम बोलते हैं ना, जहाँ तक, सो फॉर द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट इन द विलेज इज़ कंसर्न, जहाँ तक है ना लैंड इंक्रोचमेंट का इशू जो गाँव में है, तो
सो फॉर विल बी करेक्ट, एज फॉर या तो फिर एज फॉर एज यूज करो, गलती है इसी में। तो यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब हम एक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, लास्ट 16 पार्ट नंबर 16। अब इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये आपको 80 क्वेश्चंस एक ही वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगा मैं। अब इसमें आप भी धुआं मचा दीजिएगा पूरा, मतलब लगभग इसमें जितने भी आएंगे ये तो सब के सब क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीटेड होंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं होगा, रूल्स नहीं बताए होंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।